क्लास 12 बीएसटी में हमारा टॉपिक चल रहा था बीमा का महत्व और आवश्यकता, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर तक, जिसमें हमने देखा था कि व्यावसायिक दृष्टि से, व्यक्तिगत और पारिवारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बीमा किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है। और चौथा पॉइंट राष्ट्रीय दृष्टि से इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है हम डिस्कशन कर रहे थे। और हमने हमारे 10 पॉइंट विदेशी मुद्रा कोष में योगदान तक हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था। आज इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं सतत विकास की संभावनाएं। वर्तमान में ऐसे कई बीमा पत्र विकसित हो गए हैं जो विकास पहलुओं पर निरंतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि आप सतत विकास कब कर सकते हैं? जब आपके लाभों की सुरक्षा हो, पुनर्स्थापना करने के लिए अर्थव्यवस्था में जो संबल प्रदान करते हैं। लाभों की हानि से क्षतिपूर्ति की दिशा में बीमा पत्र हैं। इससे बीमित क्या करता है, अपने लाभों को, अगर उससे कोई हानि हो जाती है, लाभ नहीं हो, तो इस बीमा की जोखिम कराकर अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। दूसरी तरफ पुनर्स्थापना बीमा पत्र में बीमित नष्ट हुई संपत्ति की पुनर्स्थापना में जो खर्च होती है राशि, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा पत्र खरीदता है और उस जोखिम को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार ऐसी जोखिमें जो अत्यधिक जोखिम होती हैं, ऐसे कार्यों की जोखिम उठाने के लिए संस्थाएं जो होती है अपना बीमा कराकर अपने आप को सक्षम बना पाती है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर होती है। दूसरा होता है, अगला पॉइंट है जन कल्याणकारी बीमा में भी योगदान। आज बीमा सरकार के अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज सभी देशों में बीमा संस्थान अपने कोषों का एक भाग सरकार के कार्यों में, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, आर्थिक आधार के कार्य, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, संतुलित आर्थिक विकास कार्यों में विनियोग कर रही हैं। इससे सरकार को जन कल्याण कार्यों को पूरा करने में सहायता प्राप्त होती है और आसानी से सफलतापूर्वक इस कार्य को सरकार कर पाती है। फिर है अगला, संपूर्ण राष्ट्रीय विकास। बीमा से उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ती है तो लोग अपनी अधिक बचत करते हैं। फिर बचत को वो निवेश करते हैं, जिससे बाजार के पूंजी बाजार और पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार ये सारी क्रिया एक आर्थिक क्रिया के चक्र को संचालित करती है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र का क्या होता है, विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्कंद विनिमय केंद्रों का विकास। स्कंद यानी जहाँ अंश व ऋण पत्रों का, प्रतिभूतियों का विनिमय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, उसको बोलते हैं स्कंद विनिमय केंद्र। तो बीमा कंपनी अपने विशाल प्रीमियमों से यानी अंश कोषों से जो कोष संचित करके इकट्ठा करती है, उन संचित कोषों के एक भाग को क्या करती है, ये हमारे जो मुद्रा बाजार होते हैं, स्कंद बाजार होते हैं, उनमें क्या करती है, इन्वेस्ट भी करती है। इससे क्या होता है, बीमा कंपनी अंशों और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से द्वारा देश में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वो बाजार क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और कहते हैं ना, किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए उसके स्टॉक एक्सचेंज को देखिए। वहाँ पर जितनी अधिक गतिविधियाँ होगी वह उतना ही समृद्ध राष्ट्र होगा। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ के स्कंद यानी स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करने में भी बीमा कंपनियाँ अपने द्वारा जो प्रीमियम की राशि से कोष बनाया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट करके उसके योगदान देती है। तो ये तो हमने पढ़ी आज कि बीमा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या होता है, और अलग अलग दृष्टि से हमने पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन एक साथ बहुत लेंथी है, नहीं आता है, बट इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं कि बीमा की आवश्यकता राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से बीमा योगदान देता है, ये समझाइए। तो आपको इसमें से फिर आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। ऐसे ही आपसे पूछेंगे सामाजिक दृष्टि से बीमा क्यों महत्वपूर्ण है, बीमा की आवश्यकता सामाजिक दृष्टि से क्यों है, तो आपको उसका वो वाला पार्ट है जो सामाजिक आवश्यकता और महत्व में दिया गया है, उसके पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे और उसकी डिटेल्स को आपको लिखना पड़ेगा। जनरली इसमें जो लंबे क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आएंगे तो 4 पॉइंट सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो आपको सभी पॉइंट्स और उससे रिलेटेड उसकी डिटेल, कहते हैं ना, डिटेल इज़ वेरी इजी, बट पॉइंट आपको याद आना चाहिए। पॉइंट सेम टू सेम लिखें किताबों में जो लिखे हुए हम पढ़ा रहे हैं जो, और फिर उसकी जो आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, उसको समझाना होता है। तो जो पॉइंट बनाया उसके संदर्भ में आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको आसानी से नंबर प्राप्त होंगे।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा, यानी सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा समझने जा रहे हैं। यहाँ पे कहा है सामाजिक सुरक्षा शब्द का अर्थ है विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा का अर्थ अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से लगाया गया है। वास्तव में प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ एवं वहाँ की सामाजिक सुरक्षा योजना के अनुरूप ही उस देश में इस शब्द का अर्थ लगाया जाता है। कहते हैं ना, कहीं पर सोशल सिक्योरिटी रोटी कपड़ा और मकान माना जाता है, कहीं सोशल सिक्योरिटीज़ के मायने कहीं कुछ और होते हैं। तो देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर कैसा कल्चर है, अकॉर्डिंग टू हर देश में शब्द का मतलब अलग अलग लगाया जाता है। किंतु सामान्यतः अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा शब्द की, तो उसका मतलब होता है समाज के लोगों को, जो हमारा समाज होता है उसके लोगों को किसी दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है। क्या होता है, जब व्यक्ति विशेष होता है जो किसी समाज में रहता है तो उसको सुरक्षा कहाँ मिलती है? या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाए, या वृद्धावस्था में जब उसके हाथ पैर कार्य करने के लिए नहीं होते, तो वो कमाने की स्थिति में नहीं होता, तो उसको खाना नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, है ना, उसको दुख दे, उसके बच्चे उसको घर से बाहर निकाल दे तो वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे समय में दी जाने वाली सुरक्षा को हमने सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा है। इसका अर्थ होता है सामाजिक सुरक्षा। दुर्घटना घटने या बीमारी हो जाने या वृद्धावस्था में कार्य करने की क्षमता नहीं रहे, परिवार चलाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम उससे जो उस पर आश्रित व्यक्ति होते हैं उनकी कठिनाइयों के लिए, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है तो उनके सामने अपने जीवन को जीना या जीवन का यापन करना एक बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई का या जोखिम का, सुरक्षा का कारण बन जाता है। सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार की जो समस्याएं या परिस्थितियां उत्पन्न होती है उन असुरक्षाओं के विरुद्ध उस परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा होती है जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के जीवन में आने वाली जोखिमों के विरुद्ध उन्हें प्रदान की जाती है। सर विलियम्स वेवरिज ने भी इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि सामाजिक सुरक्षा 5 दानव। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि सर विलियम वेवरिज ने 5 दानव किसे कहा है, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले अभाव यानी कमी, दूसरा बीमारी, तीसरा अज्ञानता, चौथा गंदगी और बेकारी पर आक्रमण है। यानी इन 5 तत्वों को उन्होंने बोला है सामाजिक सुरक्षा के 5 दानव जो हैं, जो किसी व्यक्ति को असुरक्षित करते हैं। कौन? कमी यानी पैसा नहीं हो, खाना नहीं हो, भोजन नहीं हो, बीमारी जो से कार्य करने के योग्य नहीं रहने देती, अज्ञानता जानता नहीं हो तो कोई भी बेवकूफ़ बनाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, गंदगी और बेकारी और बेरोजगारी जिससे हम अपने गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाते, जीवन यापन नहीं कर पाते। तो इन सब से सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाती है? सामाजिक सुरक्षा कहलाती है, जैसा कि सर विलियम्स ने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में 5 दानवों का इनका नाम देकर उसे परिभाषित किया है। अब क्या होता है, यहाँ अभाव का अर्थ होता है श्रमिक को उसको आधारभूत आवश्यकता है। अभाव किस चीज़ का? रोटी कपड़ा और मकान का, है ना, और उनको पूर्ति दिलाने के लिए उसे क्या चाहिए? उचित मजदूरी चाहिए, वो मजदूरी से नहीं मिलती तो अभाव में जीता है। तो यहाँ अभाव का आशय क्या है? आपको एक ही 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है, यहाँ पर 1 नंबर का भी प्रश्न बनता है कि अभाव का मतलब होता है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित मजदूरी का न मिलना। बीमारी से सुरक्षा का तात्पर्य होता है कार्य दशाएं अच्छी उपलब्ध कराना, बीमारी की दशा में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। अज्ञानता यानी समाज के लोगों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। गंदगी पर आक्रमण के लिए नगरों को अनियोजित विकास को रोकना, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है। बेकारी का मतलब होता है कि नागरिकों को उचित कार्य दिलाना, उनकी आय का स्थायी स्रोत की उनकी कमाई चलती रहे, उनकी नौकरी नहीं छोड़े, रोजगार मिलता रहे आदि से लगाया है। ठीक है। उपयुक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हुआ? ये सामाजिक सुरक्षा वे सुरक्षा है जो समाज द्वारा किसी उपयुक्त संगठन के माध्यम से, अब देखिए इनको सुरक्षा देगा कौन? बीमा कंपनियां या कोई ऐसे NGOs या कोई ऐसे संगठन
जो समाज के उन लोगों को जोखिमों या आकस्मिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो स्वयं अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से, यानी स्वयं की दूरदर्शिता से, अपने साथियों के सहयोग से उन जोखिमों को नहीं उठा पाते, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये जोखिमें दुर्घटना के अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटनाएं आदि। सामाजिक सुरक्षा से बीमा की भूमिका का अध्ययन करते समय हम उन योजनाओं को ध्यान में रखेंगे जो उन लोगों द्वारा उनके अंशदान से, उनके सहयोग से संचालित की जाती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसके अंशदान से संचालित की जाती है। तो सबसे पहले बीमित के स्वयं के अंशदान से, दूसरी होती है बीमित स्वयं, यहाँ जहाँ वो नौकरी करता है उसके सेवा नियोजक दोनों का कंट्रीब्यूशन जहाँ होता है उनके सहायता से। तीसरा बीमित भी हो, सेवा नियोजक भी हो और सरकार भी उसमें अपना अंशदान करे, तीनों के कंट्रीब्यूशन से चलती हो। चौथी होती है बीमित व्यक्तियों के संघ से, बीमित व्यक्तियों का संघ यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ होता है, और सेवा नियोजक तथा सरकार के अंशदान से। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जो अलग अलग लोगों के अंशदान से चलाई जाती हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? समाज के लोगों को सुरक्षा का सामूहिक प्रयास, जिसके अंदर किंतु इससे सुरक्षा प्राप्त करने वाला भी इसमें अंशदान सकता। अभी हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा है ना कि बीमित स्वयं के अंशदान से, या बीमित और नियोक्ता के अंशदान से, या बीमित नियोक्ता और सरकार के अंशदान से, या संगठन नियोक्ता सरकार के अंशदान से। तो कोई भी हो सकता है। आपको देना है समाज के उन लोगों की जो किसी चीज़ से वंचित होते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा, लेकिन इसके अंदर सुरक्षा प्रदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अंशदान दे सकता है, यानी वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ये सामूहिक प्रयास किसी संस्था या संगठन या सरकार के माध्यम से भी किया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा कोई दान नहीं है, दान हमेशा दिया जाता है तो उसका कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है, ध्यान रखें आप। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य जो होता है विपत्तियों, आकस्मिकताओं, दुर्घटनाओं की स्थिति में एक व्यक्ति विशेष के न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना होता है। यानी कहते हैं ना कि जीने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है एक मिनिमम लेवल की, वो उपलब्ध कराना होता है सामाजिक सुरक्षा। ये नहीं कि उसके पैसा जुड़वाना है, उसको लाभ प्रदान करना है या उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी देनी है। केवल हमको इतना करना है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है वो उसे उपलब्ध हो जाए, यही सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य होता है। फिर आता है यह लोगों की भावी चिंता मुक्त करने का एकमात्र उपाय है, तरीका है। आप क्या करते हैं कि आप किसी को मेंटली सेटिस्फाइड कर दीजिए, फिर वो अपने आप को तार जाता है। तो हमारा सामाजिक सुरक्षा का यही है तरीका है कि उसको भावी चिंताओं से मुक्त कर दो ताकि वह वापस से अपने आप को खड़ा कर सके, अपना कार्य कर सके। छठा पॉइंट जो आता है वो है सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा सामाजिक न्याय तथा मानवीय प्रतिष्ठा के सिद्धांत पर आधारित। तो ये है सामाजिक सुरक्षा की विशेषता। तो यहाँ पर आज आप प्रश्न बनाएंगे कि सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, उसमें आप उनकी परिभाषाओं को लिखेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ समझाते हुए उसकी विशेषताओं को समझाइए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आज होमवर्क कॉपी में करना है। साथ ही साथ इंडिविजुअल बीमा के महत्व और आवश्यकताओं को चारों पॉइंट्स को अलग अलग करते हुए आप क्वेश्चन बनाकर लिखें जो एग्जाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।